और आज का अपना टॉपिक रहेगा स्टूडेंट गुलेनबेरी सिंड्रोम कि गुलेनबेरी सिंड्रोम क्या होता है। इसके लिए अपने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स पढ़ना है, कॉजेज पढ़ने हैं, देन नेक्स्ट डायग्नोसिस एंड देन मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट एंड देन नर्सिंग मैनेजमेंट। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट विद डेफिनेशन। सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है, गुलेनबेरी सिंड्रोम वर्ड क्या अपने को बताना चाहता है। गुलेनबेरी सिंड्रोम, ठीक है, तो इसका अनदर नेम है स्टूडेंट्स इन्फेक्शियस पॉलीन्यूराइटिस। इन्फेक्शियस मीन्स ये एक इन्फेक्शन कंडीशन है जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि बैक्टीरिया इसका क्या है, बैक्टीरिया के कारण ये होता है। बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। और किस चीज़ का होता है स्टूडेंट्स, पोली मीन्स मेनी, मोर देन वन न्यूराइटिस, पोली मीन्स मोर देन वन, ठीक है। और न्यूराइटिस मीन्स न्यूरॉन का इन्फ्लामेशन। किसी भी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कंडीशन होगी और उस वजह से क्या होगा, न्यूरॉन्स के अंदर, बॉडी के न्यूरॉन्स के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाएगा। वो भी बहुत सारे न्यूरॉन्स के अंदर इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन हो जाएगी किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। इसलिए इसको बोला गया इन्फेक्शियस पॉलीन्यूराइटिस और इसका नाम है गुलेनबेरी सिंड्रोम, ठीक है। आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, ये क्लियर है आपको, वर्ड क्लियर है, गुलेनबेरी सिंड्रोम। फिर बात करें कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या होता है, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करें, इट इज एन एक्यूट इन्फेक्टिव डीमाइलिनेटिंग डिजीज ऑफ द पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट। ये किसकी प्रॉब्लम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में टू थिंग्स आती है स्टूडेंट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, ठीक है। और क्रेनियल नर्व होती है 12 पेयर्स के अंदर, 12 पेयर, एंड आपकी स्पाइनल नर्व होती है 31 पेयर। क्लियर है, ये आपके सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं स्टूडेंट, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। उसके अंदर भी क्रेनियल नर्व 12 पेयर और स्पाइनल नर्व 31 पेयर। फिर बात करें कि इसमें पेरिफेरल नर्वस के, अब ये क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स है, ठीक है। इनके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर क्या है, न्यूरॉन्स के अंदर क्या सेल है और एक्सोन वाला पार्ट है, ठीक है। सेल वाला पार्ट ऊपर की तरफ हो जाएगा जिसके अंदर न्यूक्लियस, ठीक है, और ये सब रहेंगे। इस तरह से ये क्या बना दिया अपन ने, न्यूरॉन बना दिया। क्योंकि ये न्यूराइटिस हो रहा है, पॉलीन्यूराइटिस, मोर देन वन न्यूरॉन्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है किसी बैक्टीरिया की वजह से, इन्फेक्शन के कारण, ठीक है। फिर बात करें इस तरह से, ये क्या है, इसके अंदर एक्सोन, एक्सोन के ऊपर क्या होती है, माइलिन शीथ, इसको प्रोटेक्ट करके रखती है एक्सोन को। एक्सोन कैसा दिखता है, वाइट दिखता है। इसलिए जहाँ जहाँ एक्सोन है अपने ब्रेन के अंदर, उस पार्ट को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, वाइट मैटर। और जहाँ जहाँ सेल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और ये कैसा होता है, ग्रे होता है स्टूडेंट। कैसा होता है, ग्रे होता है, इसलिए इसको बोला जाता है ग्रे मैटर। और जहाँ जहाँ एक्सोन है उसको बोलेंगे वाइट मैटर। क्लियर। तो ये जो माइलिन शीथ है इसका क्या हो जाता है, बैक्टीरिया की वजह से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन, इसका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर। और ये जो बैक्टीरिया है ये अपना जो ट्रिपल बी है, ब्रेन के अंदर ट्रिपल बी है, ठीक है, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट नहीं कर पाता है। ये गुलेनबेरी सिंड्रोम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही अफेक्ट होता है। क्यों होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता, इसके पीछे रेशनल है, वो है कि इसके अंदर जो जीबीएस जो कंडीशन है, जीबीएस के अंदर क्या देखने को मिला कि जो एंटीबॉडीज होती हैं ये डू नॉट क्रॉस ट्रिपल बी, ये ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाती है। क्लियर है, इसलिए इसके अंदर सो CNS नॉट इफेक्ट, सो CNS नॉट
अफेक्ट, इसलिए सीएनएस अफेक्ट नहीं हो पाता है। और सीएनएस के कितने पार्ट होते हैं स्टूडेंट? सीएनएस के अंदर दो चीज़ पढ़ते हैं अपन। सीएनएस के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। आपकी स्पाइनल कोड है, इसकी लेंथ पूछी जाती है आपसे यूजुअली, उसकी लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर। कितनी स्टूडेंट? 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 2 सेंटीमीटर चिटली आकार की होती है, जो अपनी लिटिल फिंगर है उतना क्या होता है स्पाइनल कोड का डायमीटर होता है, ठीक है। 2 to 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है स्पाइनल कोड का डायमीटर होता है। और ब्रेन के अंदर सबसे बड़ा पार्ट आपसे पूछा जाता है कि ब्रेन के अंदर सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम हो गया, फिर बाद में मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। इस तरह से अपन ये पढ़ते हैं। इसलिए सीएनएस को क्या आता है? सीएनएस अफेक्ट नहीं होता है। सीएनएस गुलियन-बेरी सिंड्रोम में क्या नहीं होगा? अफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके अंदर ये वाला काम नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? एंटीबॉडी ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पा रही है, इस वजह से सीएनएस इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट क्या होगा? ओनली पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के अंदर जो न्यूरॉन्स है उनके अंदर जो एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ है उसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डीमाइलिनेशन, ठीक है, वो हट जाएगी वहाँ से। उसकी वजह से क्या होगा? करेक्टराइज्ड बाय देन असेंडिंग एंड सिमेट्रिकल वीकनेस इन द एक्सट्रीमिटीज। उस वजह से क्या देखने को मिलेगा? नीचे से लेग से ऊपर की तरफ हेड तक क्या देखने को मिला? पैरालिसिस, कमजोरी देखने को मिलेगी। पेशेंट कुछ काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको दिक्कत आएगी। तो इसको बोलते हैं असेंडिंग। सबसे पहले पैर में होगा, फिर वो ट्रंक को इफेक्ट करेगा, फिर आर्म्स को इफेक्ट करेगा, फिर नेक को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो नेक तक आता आता पेशेंट क्या हो जाएगा? उसकी सीवियर कंडीशन हो जाएगी और रेस्पिरेटरी कंडीशन के कारण पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो अपने को क्या करना है? वो सब समझना है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर असेंडिंग पैरालिसिस कैसे कैसे होता है। इस चीज़ को समझने के लिए look at the board। ये क्या है? एक बच्चा है, ठीक है, इस तरह से। ये इसका नेक पार्ट है, ये इसका ट्रंक पार्ट है, ट्रंक के साइड में इसके आर्म वाले पार्ट हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये इस तरह से इसके लेग्स। क्लियर है? तो बात करें इसके अंदर कैसा होगा? असेंडिंग पैरालिसिस। इट मींस ग्राउंड टू ब्रेन। ये वाला पार्ट कौन सा है? ग्राउंड है। ये बच्चे का कैसा पार्ट है? ग्राउंड वाला पार्ट है स्टूडेंट। ये ग्राउंड पार्ट है, ग्राउंड। और ये कौन सा पार्ट है बच्चे का? ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन वाला पार्ट हो गया। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? असेंडिंग पैरालिसिस। असेंडिंग पैरालिसिस। ये वाला कौन सा पार्ट है इसका? लेग वाला पार्ट। कौन सा स्टूडेंट? लेग वाला पार्ट। ये क्या है इसके? लेग्स। ये क्या है इसका? ट्रंक। ये आर्म। ये क्या है? नेक रीजन। और ये हो गया इसका हेड। तो इसके अंदर बात करें गुलियन-बेरी सिंड्रोम के अंदर जो सबसे पहले पैरालिसिस और कमजोरी, वीकनेस देखने को मिलेगी, वो कहाँ देखने को मिलेगी? सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे लेग्स के अंदर, फिर सेकंड नंबर ट्रंक के अंदर, फिर थर्ड, फिर तीसरे, फिर बाद में कमजोरी नीचे से ऊपर चढ़ रही है, ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ग्राउंड टू ब्रेन पे। तो फिर सेकंड ट्रंक पे देखने को मिलेगी कमजोरी, फिर आर्म्स पे, थर्ड नंबर पे आर्म्स पे, फिर वो गर्दन नेक तक पहुंच जाएगी और फाइनली वो हेड तक पहुंच जाएगी पेशेंट के वीकनेस, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर इफेक्ट होती है, ठीक है। आपको पता है पेरिफेरल पार्ट में कौन होती है? यहाँ पे स्पाइनल नर्व, ठीक है, क्लियर है।
क्योंकि अपन बात करें इसके अंदर क्या इफेक्ट हो रहा था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्लियर है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व पीछे क्या है, अपने बैकबोन में पीछे क्या है, स्पाइनल कोड है। तो वहाँ से स्पाइनल नर्व निकलेगी 31 पेयर्स, और वो क्या होगी, नीचे वाले पार्ट में यहाँ सप्लाई होती है, लेग्स के अंदर, थोड़ा ये अपना ट्रंक वाले पार्ट में, अपने अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, ठीक है, नेक रीजन में, यहाँ पे क्या होती है, सब स्पाइनल नर्व सप्लाई होती है। और जब जो कि किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और अपर वाले पार्ट, इस वाले पार्ट में क्या होता है, क्रेनियल नर्व सप्लाई होती है। क्लियर है। जो नंबर में कितनी होती है, 12 पेयर्स होती है, 12 पेयर्स होती है। क्लियर। तो लास्ट में फाइनली क्रेनियल नर्व इफेक्ट होगी। ठीक है। तो लास्ट में क्रेनियल नर्व से रिलेटेड साइन सिम्टम लास्ट में दिखने को मिलेंगे, जैसे डिप्लोपिया हो गया, ठीक है, ऐसे कंडीशन, तो वो हो गए लास्ट में। और उससे पहले कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, जो लोअर बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है। तो इस तरह से आपने समझा कि इस तरह से असेंडिंग पैरालिसिस गुलिन-बेयर सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। तो गुलिन-बेयर सिंड्रोम जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और फिर वो पैरालिसिस स्टार्ट होता इस तरह से, मान लो इसने यहाँ कमजोरी कमजोरी कमजोरी, इस तरह से वीकनेस वीकनेस, यहाँ से आती आती यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है। ये प्रॉब्लम इन्फ्लामेशन कंडीशन, बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन कंडीशन कहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक। और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है लंग्स के नीचे यहाँ डायफ्राम होता है, यहाँ ऊपर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल शेप में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। क्लियर है। ये लंग्स होते हैं। तो ये क्या है, ये डायफ्राम है इनके नीचे। तो यहाँ पे जो डायफ्राम को जो क्रेनियल नर्व सप्लाई होती है, उसका नाम रखा गया फ्रेनिक नर्व। क्या नाम रखा गया, फ्रेनिक नर्व। आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफ़ी बार कि डायफ्राम को सप्लाई होने वाली नर्व का नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो सर्वाइकल रीजन है, नेक वाला, स्पाइन का, स्पाइनल कॉर्ड का जो C4 C5 लेवल है। कौन सा स्टूडेंट, C4 और C5 लेवल है, वहाँ से क्या होता है, फ्रेनिक नर्व निकल के आती है। ठीक है। और वो कहाँ सप्लाई होती है, डायफ्राम को। डायफ्राम को सप्लाई होगी, तो डायफ्राम का क्या होगा, जब अपन इंस्पायरेशन करेंगे तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे अपन इंस्पायरेट करेंगे, सांस को अंदर लेंगे तो वो नीचे जाएगा। उस वजह से क्या होगा, लंग्स का एक्सपांड होगा, क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और जब लंग का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो बाहर की एयर अंदर जाती है। ठीक है। बट इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कंडीशन होगी है फ्रेनिक नर्व की, और ये पैरालिसिस हो जाएगा। ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डायफ्राम, ये जो डायफ्राम है इसका पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ प्रॉब्लम बढ़ रही है। जो इन्फेक्शियस पॉलीन्यूराइटिस है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है। ग्राउंड टू ब्रेन की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा डायफ्राम वाला पार्ट। जब ये डायफ्राम पैरालिसिस हो जाएगा तो क्या होगा, जब कोई भी इंस्पायरेट करेगा, पेशेंट इंस्पायरेशन करेगा, तो डायफ्राम नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और लंग का वॉल्यूम कम भी नहीं होगा। कम नहीं होगा तो कम होना ज़रूरी है, कम होगा जब भी बाहर से अंदर की तरफ एयर जाती है। अगर कम नहीं होगा तो अंदर की तरफ एयर नहीं जाएगी और पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो गई। ठीक है। तो पेशेंट के अंदर कैसी कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कारण पेशेंट को अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्या हो जाएगा, पेशेंट डेथ। पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अपन ने उसको यदि टाइमली उसको मैनेज नहीं किया तो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से क्या होता है, डेथ देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन जो डेथ होती है गुलिन-बेयर सिंड्रोम के अंदर, वो किसके कारण होती है, आपको राइट आंसर क्या करके आना है, रेस्पिरेटरी कंडीशन के कारण। क्योंकि वो डायफ्राम है, वहाँ एक फ्रेनिक नर्व है, वहाँ तक क्या इन्फेक्शन पहुँच चुका है और फ्रेनिक नर्व ने अपना काम करना बंद कर दिया, तो डायफ्राम ने भी अपना काम करना बंद कर दिया। और डायफ्राम क्या है, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल है किसके लिए, रेस्पायरेशन के लिए। ठीक है। रेस्पायरेशन के लिए अदर मसल्स भी होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल मसल्स। ठीक है। तो उनमें से सबसे जो अच्छी मसल है, बड़ी मसल है, जो जिसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है,
जो ज़्यादा हेल्प करती है अपने रेस्पिरेशन के अंदर, उसका नाम है डायफ्राम। और डायफ्राम कैसा होता है स्टूडेंट? डोम शेप होता है। क्वेश्चन पूछा जाए कैसा होता है? डोम शेप। ये इस तरह से होता है तो इसको क्या बोल दिया? डोम शेप। ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट बात करें, आपने ये समझा कि असेंडिंग पैरालिसिस कैसे देखने को मिलता है ग्राउंड टू ब्रेन। देखो इसके अंदर जी आ रहा है और बी आ रहा है ये जी और बी। और गुइलेन-बेयर सिंड्रोम में भी जी भी आता है। ठीक है, गुइलेन-बेयर सिंड्रोम में जी और बी ऐसा आता है फिर लास्ट में, तो जी बी मतलब ग्राउंड टू ब्रेन। सिंपली आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंफ्यूजन होगा। क्यों? कब होगा? जब आप एक कंडीशन और पढ़ लोगे। कौन सी? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसके अंदर कौन सा पैरालिसिस होता है? डिसेंडिंग पैरालिसिस। उसमें बंदे के ऊपर वाले पार्ट से, हेड वाले पार्ट से नीचे वाले की तरफ चलता है। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, इसलिए अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ पैरालिसिस देखने को मिलता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्योंकि दोनों में एक ही कंडीशन है, डीमाइलिनेशन। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर अपन नेक्स्ट बात करें अब कि गुइलेन-बेयर सिंड्रोम के अंदर ये अपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके टाइप्स, कितने टाइप्स हैं। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गुइलेन-बेयर सिंड्रोम कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है अमन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अमन। अमन नाम भी होता है, काफ़ी बच्चों का नाम होता है अमन। ठीक है, तो इसका नाम है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्यूट मोटार, एक्यूट, ए मीन्स एक्यूट, ए मतलब मोटार, ए मतलब एक्सोनल, लास्ट में न्यूरोपैथी। ये क्या है? अमन। ठीक है, इसके अंदर केवल कौन सा इफेक्ट होगा? मोटार वाला। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि एक्सोन के ऊपर क्या होती है? माइलिन शीथ होती है। ठीक है, क्लियर हो गई, ये आपको क्लियर है ये वर्ड। और न्यूरोपैथी मतलब न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम है। एक्सोन भी क्या? एक न्यूरॉन का पार्ट है। और एक्यूट मतलब शॉर्ट पीरियड टाइम में। और मोटार मतलब इसके अंदर क्या होता है? इस टाइप के अंदर, ऐसे टाइप जो गुइलेन-बेयर सिंड्रोम होता है, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? सेंसरी साइन सिम्टम नहीं देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर, केवल मोटार प्रॉब्लम ही शो होगी। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम? मोटार प्रॉब्लम ही केवल शो हो पाती है ऐसे टाइप के अंदर, एक्यूट मोटार एक्सोनल न्यूरोपैथी के अंदर। उसके अंदर सेंसरी वाले साइन सिम्टम नहीं देखने को मिलेंगे, केवल मोटार फीचर ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक्सट्रीमिटीज के अंदर वीकनेस आना, इस तरह से। ठीक है, फिर बात करें जैसे कि सेंसेशन होता है पेरिस्थीसिया, वो क्या है? एक सेंसेशन है, बट वो वाला चीज़ इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। फिर ये यदि बात करें कि ये मोस्ट कॉमनली कब देखने को मिलता है, एक बैक्टीरिया का नाम पढ़ोगे अभी जब कोर्स पढ़ेंगे अपन, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। क्या नाम है स्टूडेंट उसका? कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। ठीक है, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है जो कि जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, पोल्ट्री फार्म जहाँ पे अपना हैंस, मुर्गियाँ और जो एग्स होते हैं वो अपने को मिलते हैं। ठीक है, मिल्क हो गया, तो उसको बोलते हैं पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिला, यदि उनको अपन अच्छे से बॉईल करके नहीं खाएंगे तो उनके अंदर उस क्या हो जाएगा? एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। ठीक है, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। तो उसकी वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन कौन से टाइप का जीबीएस देखने को मिलता है। क्या पूछा जाएगा स्टूडेंट कि कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी के कारण कौन से टाइप का जीबीएस देखने को कॉमनली मिलता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अमन, एक्यूट मोटार एक्सोनल न्यूरोपैथी। फिर बाद में नेक्स्ट बात करें सेकेंड टाइप का, ये 4 टाइप हैं जीबीएस के, 4 टाइप्स। सेकेंड है एक्यूट मोटार सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी। इसका मतलब है कि इसके अंदर दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अंदर लिखा हुआ है एक्यूट मोटार एंड सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी।
न्यूरोपैथी। इसके अंदर क्या होगा, आपने वर्ड समझ लिया होगा। यदि आपको ऊपर वाला समझ में आया है तो नीचे वाला इजीली समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा, वैसे समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाले में क्या हो रहा है, ओनली मोटार साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। ऊपर वाले जो जीबीएस का टाइप है उसके अंदर केवल और केवल मोटार सिम्टम देखने को मिलेंगे, जबकि अम्सन के अंदर क्या देखने को मिला, सेंसरी भी साइन सिम्टम भी, पेरेस्थीसिया वाली कंडीशन भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी और मोबिलिटी से रिलेटेड भी देखने को मिलेगी। तो मोटार और सेंसरी इसके अंदर दोनों साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये कैसी कंडीशन है, बहुत ही सीवियर कंडीशन है स्टूडेंट। जो सबसे ये 4 टाइप्स मैंने अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, 4 टाइप्स होते हैं। इनमें से यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो सबसे सीवियर फॉर्म का गुइलेन-बेयर सिंड्रोम है, ठीक है, जिसके अंदर बचने के कोई चांस नहीं है पेशेंट के अंदर, वो कौन सा है, अम्सन, एक्यूट मोटार एंड सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी। नेक्स्ट बात करें AIDP। AIDP मतलब एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पोलीन्यूरोपैथी। डीमाइलिनेटिंग पोलीन्यूरोपैथी, पोलीन्यूरोपैथी। और ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जीबीएस। आपसे क्या पूछा जाएगा स्टूडेंट कि मोस्ट कॉमन ऑफ टाइप ऑफ जीबीएस कौन सा है, तो क्या करके आना आपको, एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पोलीन्यूरोपैथी। ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जीबीएस। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ जीबीएस, तो आपका आंसर जाएगा AIDP नहीं स्टूडेंट, अम्सन जाएगा, एक्यूट मोटार एंड सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी। और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे रेयरेस्ट कौन सा है, तो रेयरेस्ट आपका जाएगा MFS। ये क्या होता है, सबसे रेयर होता है, और इसके फुल फॉर्म है मिलर फिशर सिंड्रोम। मिलर फिशर सिंड्रोम, मिलर फिशर सिंड्रोम किसका नाम है स्टूडेंट, MFS का, मिलर फिशर सिंड्रोम। क्लियर है, ये सबसे रेयर टाइप का है। और इस टाइप के जीबीएस के अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व इफेक्ट होती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मिलर फिशर टाइप है जो गुइलेन-बेयर सिंड्रोम का टाइप है, मिलर फिशर सिंड्रोम, उसके अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व इफेक्ट होती है, तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए स्टूडेंट्स, कौन सा जाना चाहिए, थर्ड क्रेनियल नर्व। कौन सा, थर्ड क्रेनियल नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व। और उस नर्व का नाम है स्टूडेंट ओकुलोमोटार। ओकुलोमोटार उस नर्व का नाम है, ठीक है। उस वजह से उस पेशेंट के अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, मिलर फिशर सिंड्रोम के अंदर। तो बात करें इसके अंदर देखने को मिलेगा ऑप्थोमोप्लेजिया, ऑप्थोमोप्लेजिया कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि जो थर्ड नंबर की क्रेनियल नर्व है, थर्ड नंबर जो क्रेनियल नर्व है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, मिलर फिशर सिंड्रोम के अंदर इफेक्ट हो जाती है। और ये क्या होता है, रेयर होता है। इस टाइप का जीबीएस क्या होता है, रेयर होता है। इसका नाम है मिलर फिशर सिंड्रोम। इसके अंदर थर्ड नंबर की क्रेनियल नर्व जिसका नाम है ओकुलोमोटार, उस यदि ये इफेक्ट होगी तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, ऑप्थोमोप्लेजिया, ठीक है, ऑप्थोमोप्लेजिया देखने को मिलेगा। ऑप्थो मीन्स होता है आई, ठीक है, प्लेजिया मीन्स पैरालाइसिस, आई की मसल्स क्या हो गई, पैरालाइसिस हो गई। क्योंकि ये कंडीशन कैसी है, एक पैरालाइसिस कंडीशन ही है स्टूडेंट, गुइलेन-बेयर सिंड्रोम, जो कि नीचे से स्टार्ट होती है और सर तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो आपने कितने पढ़े, 4 टाइप के पढ़े, जिसमें अमन कैम्पाइलोबैक्टर जेजोनी के कारणों देखने को मिल रहा था, जिसके अंदर केवल और केवल मोटार साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। और ये एडल्ट के अंदर, जो यंग एडल्ट बच्चे हैं, उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है अमन, ठीक है, क्योंकि अमन भी एक किसका नाम है, बच्चे का नाम है। और जो यंग एडल्ट
यंग एडल्ट एज के होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या है, ये कंपाइलोबैक्टर क्या है, जिजुनी ज़्यादा देखने को मिलता है, इसका इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और उनके अंदर कौन से टाइप का जीबीएस होगा, फिर अमन टाइप का, एक्यूट मोटार एक्सोनल न्यूरोपैथी, ठीक है। इस तरह से अपन ने पढ़े स्टूडेंट 4 टाइप्स ऑफ गुलियन-बेयर सिंड्रोम, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अब, नेक्स्ट देखें तो कोजेस, ऐसे क्या कोजेस हैं जिसकी वजह से क्या हो गया, गुलियन-बेयर सिंड्रोम हो गया, पैरालाइसिस हो गया, ठीक है। फिर बात देखें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोज के अंदर क्या पढ़ा अपने, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और उसका इज द मोस्ट कॉमन कोज, ठीक है। और गुलियन-बेयर सिंड्रोम में भी स्टूडेंट्स क्या आता है, जी और बी, तो बी का मतलब क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। आपको वायरस पे, प्रोटोजोआ पे, फंगाई पे जाना ही नहीं है, क्योंकि वर्ड के अंदर ही मिल गया अपने को, तो गुलियन-बेयर बी आ रहा है तो बैक्टीरिया, तो मोस्ट कॉमन कोज क्या हो गया, बैक्टीरियल कोज, और वो भी कैम्पाइलोबैक्टर जिजुनी। तो कैम्पाइलोबैक्टर जिजुनी इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, जो कि किस में पाया जाता है, पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि कच्चे अंडे और कच्चा दूध। और जीबीएस कब होता है, 1 to 4 वीक्स आफ्टर द जीआई एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जब पेशेंट के अंदर जीआई मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा, उसके बाद में क्या है, वो न्यूरॉन्स तक बैक्टीरिया पहुंचेगा। डायरेक्ट न्यूरॉन्स तक पहुंचना बैक्टीरिया का इतना इजी पॉसिबल नहीं है, उसको सबसे पहले ये, क्योंकि ये पोल्ट्री प्रोडक्ट में पाया जाता है, तो पेशेंट पहले खाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट्स को खाएगा, तो उसके अंदर पेशेंट कौन सी हिस्ट्री के साथ आपके पास आएगा, ठीक है। जब भी आपके साथ पेशेंट आएगा आपके पास गुलियन-बेयर सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, वो पेशेंट आपके पास आएगा, तो आपके पास हिस्ट्री एक लेके आएगा। उस हिस्ट्री का क्या नाम होगा स्टूडेंट, वो एक हिस्ट्री लेके आएगा, कौन सी हिस्ट्री लेके आएगा, कि वो आपको बोलेगा कि मेरे तो क्या हो रहा था, डिसेंट्री, मेरे तो क्या हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है, डिसेंट्री कैसी कंडीशन है स्टूडेंट्स, डिसेंट्री की बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड भी देखने को मिलेगा, और ब्लड के साथ प्लस क्या हो जाएगा, म्यूकस और प्लस स्टूल, ये तीनों कंडीशन पेशेंट की हो जाएगी, ठीक है। ब्लड, म्यूकस और स्टूल जब साथ में आता है, पेशेंट के स्टूल के साथ ब्लड और म्यूकस भी आए, तो उसको नाम दे देते हैं डिसेंट्री, ठीक है। तो डिसेंट्री की हिस्ट्री के साथ आएगा पेशेंट, जब भी आपके पास गुलियन-बेयर सिंड्रोम का आएगा तो वो डिसेंट्री वाली प्रॉब्लम लेके आएगा। तो इस तरह से अपन ने बात की, तो ये हो गया जीआई इन्फेक्शन। डिसेंट्री किससे रिलेटेड है, जीआई से। तो एक जीबीएस अकर 1 to 4 वीक आफ्टर, तो पेशेंट बोलेगा कि मेरे 1 से 4 हफ्ते हो गए, मेरे क्या हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है। डिसेंट्री की हिस्ट्री लेके आएगा 1 से 4 वीक की, ठीक है। तो वो किसके अंदर देख, ये क्या है, कोजेज हैं किसके, गुलियन-बेयर सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। उसके बाद पढ़ लिया अपने बैक्टीरियल कोज, बैक्टीरिया के अंदर कैम्पाइलोबैक्टर जिजुनी, जो कि 1 से 4 हफ्ते तक इफेक्ट करेगा, जिसके अंदर जीआई साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, रेस्पिरेटरी साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। फिर बात करें अपन नेक्स्ट, कोज पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ ली, डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, फिर बात करें साइन सिम्टम की, साइन एंड सिम्टम कि क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलेंगे। जो क्लासिकल साइन सिम्टम होते हैं स्टूडेंट्स, उसका नाम है पेरिस्थीसिया। पेरिस्थीसिया क्या है, एक सेंसरी है, ठीक है। एक है हाइपोकाइनेसिस, काइनेटिक मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मूवमेंट, काइनेटिक मतलब मूवमेंट मतलब जो मूवमेंट है, हाइपो मीन्स लेस, मूवमेंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे पेशेंट के, क्योंकि पैरालिसिस हो गया। डिसरिफ्लेक्सिया, जो पेशेंट के रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। असेंडिंग एंड सिमेट्रिकल वीकनेस, ये अपने डेफिनेशन में पढ़ लिया और अच्छे से समझ लिया कि जो वीकनेस होगी वो कैसी होगी, एक साथ होगी। असेंडिंग सिमेट्रिकल मीन्स होता है कि ऐसे नहीं कि आपके ये पैर वाला रीजन है, ठीक है, लेग से ही है, तो एक लेग के अंदर हो गया और एक के अंदर हुआ नहीं, यहाँ से इन्फेक्शन एक के अंदर बढ़ गया और ऊपर बढ़ गया, ऐसे नहीं, दोनों के अंदर साथ साथ बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से पैरालिसिस दोनों साइड एकदम एक पैरेलल साइड एक साथ चलेगा, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल,
कि साथ में जाएगा, दोनों लेग्स, ऐसे नहीं कि पहले एक लेग इफेक्ट होगा, दोनों लेग एक साथ इफेक्ट होंगे, तो उसको उस वर्ड को बोलते हैं सिमेट्रिकल वीकनेस इन द एक्सट्रीमिटीज। देन नेक्स्ट देखिए तो ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, कई ऐसे जो अपने आप होने वाले कार्य बॉडी के अंदर, जैसे कि हार्ट का पंपिंग करना, हार्ट रेट, वो क्या होता है, एक ऑटोनोमिक है, ठीक है, अपने आप कार्य करता है, तो वो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिसरिदीमिया हो जाएगा पेशेंट के अंदर, डिसरिदीमिया, डिसरिदीमिया, पेशेंट की हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। जो ऑटोनोमिक काम होते हैं, अपने आप स्वतः अपने आप कार्य होने वाले बॉडी के, वो भी क्या हो जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे। फिर लिखा हुआ है हार्ट रेट बढ़ जाएगी, कम भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, बीपी भी क्या हो सकती है, कम और इंक्रीज, इसी को बोलते हैं हार्ट रेट कम होना, ज़्यादा होना, इसी को डिसरिदीमिया बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें अपने बात करी थी कि 4 टाइप्स के क्या पढ़े थे अपने, गुलेन-बेयर सिंड्रोम पढ़े थे। क्या पढ़े थे, गुलेन-बेयर सिंड्रोम कितने प्रकार के पढ़े, 4 टाइप्स के, जिसके अंदर पढ़ा था मैंने एक तो अमन, एक्यूट मोटार एक्सोनल न्यूरोपैथी, देखो इसमें एम लिखा हुआ है, क्लियर है, एम लिखा हुआ है इसके अंदर एम, और यहाँ क्या बता रहा हूँ मैं, मोटार साइन सिम्टम। तो जिस ऐसा टाइप गुलेन-बेयर सिंड्रोम का, ऐसा टाइप जिसके अंदर क्या केवल और केवल मोटार साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो मोटार साइन सिम्टम कौन से देखने को मिलते हैं, ये हैं, एक तो मसल वीकनेस, ठीक है, मांसपेशियों में कमजोरी, डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स, जो रिफ्लेक्स होते हैं अपने, जैसे अपने नी के अंदर होता है रिफ्लेक्स, ठीक है, पटेलर रिफ्लेक्स हो गया, ठीक है, पटेला होता है अपने नी के ऊपर, ठीक है, जो कि कैसी बोन है, सिस्मोइड बोन है, सिस्मोइड बोन, पटेले को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पटेला, पटेला कहाँ होता है, अपने नी के ऊपर होता है, नी केप भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, और नी केप, जैसे अपन सर पे ऊपर केप लगाते हैं, तो इसी तरह अपने नी के ऊपर एक केप है, उसको बोलते हैं पटेला, और ये कैसी बोन है, सिस्मोइड बोन है, ठीक है। आपके ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है, किस पटेला कैसी बोन है। तो यहाँ पे जब पटेला पे मारेंगे तो यदि रिफ्लेक्सेस नहीं हो, अब्सेंट हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, अब्सेंट हो जाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। इसके लिए एक हैमर यूज करते हैं जिसका नाम है परक्यूजन हैमर। क्या नाम है स्टूडेंट, परक्यूजन। ये रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए एक हैमर यूज करते हैं, उसका नाम है परक्यूजन हैमर, ठीक है, जो कि पीडियाट्रिक के अंदर अलग लेते हैं और एडल्ट के अंदर डिफरेंट लेते हैं। तो एडल्ट के अंदर जो लेते हैं वो तो इस टाइप का रहेगा, ठीक है, इस तरह से, ऐसे ट्रायंगल शेप में, ठीक है, आगे की तरफ काले कलर का रहेगा या डिफरेंट कलर का हो सकता है, पीछे स्टील की इस तरह से रोड लगी रहेगी। ये होता है परक्यूशन हैमर, एडल्ट में यूज़ करते हैं, और पीडियाट्रिक में इस तरह का यूज़ करते हैं, कुछ गोल गोल राउंड होता है, वो कैसा होता है, राउंड होता है, और नीचे हैंडल होता है पकड़ने का, तो वो राउंड वाला होता है, वो किसके अंदर यूज़ करते हैं, पीडियाट्रिक के अंदर, बच्चों के अंदर। तो आप कहीं यूँ सोचें कि ये जो परक्यूशन हैमर होता है वो हमेशा कैसा है, ट्रायंगल शेप का, क्योंकि आप यूजुअली इस टाइप का ही देखते हैं, ये एडल्ट के अंदर यूज़ करते हैं। तो आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और जाएगा कि परक्यूशन हैमर का इमेज कैसा आता है, ऐसा, ठीक है, और ये किसके काम आता है, रिफ्लेक्सेस को चेक करने की, क्लियर है। फिर बात करें इसके अंदर रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि जो डायफ्राम है वो क्या है, उसका ऊपर नीचे क्या होना, ये क्या एक मोटार है, मूवमेंट है, ठीक है, वो भी फेल हो जाएगा, तो रेस्पिरेटरी फेल, ये भी मोटार सिम्टम है। और लॉस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल, पेशेंट के जो बाउल और ब्लैडर कंट्रोल है वो भी क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा, पेशेंट के कंट्रोल में नहीं रहेगा, ना तो स्टूल कंट्रोल कर पाएगा वो, ना वो बाउल और ब्लैडर दोनों, यूरिन कुछ भी नहीं कर पाएगा कंट्रोल। फिर देखें अपन ने एक टाइप पढ़ा था जिसका नाम क्या था स्टूडेंट, एक टाइप पढ़ा अपन ने जिसका नाम था अमसान। ये 4 टाइप्स पढ़े थे, जिसके अंदर एक तो ये हो गया अमन, एक पढ़ा था अमसान, दूसरे टाइप का, ठीक है। तो अमसान क्या है, ये सीवियर टाइप का है, कैसा टाइप का था, सीवियर टाइप का, और इसके अंदर क्या हो रहे थे, मोटार और सेंसरी
दोनों साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो मोटार भी देखने को मिलेगा इसमें और सेंसरी भी। तो सेंसरी में क्या, जैसे कि पेन हो गया और पेरेस्थीसिया। पेन क्या, एक सेंसेशन है अपने आप में, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स के कारण ही होता है पेन, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। पेन और पेरेस्थीसिया, पेरेस्थीसिया मतलब एबनॉर्मल सेंसेशन बोलते हैं पेरेस्थीसिया। तो ये क्या है, सेंसरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। तो यदि ये दोनों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मोटार और सेंसरी देखने को मिलते हैं तो उसको बोलते हैं अम्सन, ठीक है। और फिर बात करें क्रेनियल नर्व, अब वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा। मैंने बताया था कि ग्राउंड टू ऊपर ब्रेन तक पहुंचता है, असेंडिंग पैरालिसिस होता है, तो अब वो क्रेनियल नर्व तक पहुंच जाएगा, ठीक है। पहले तो स्पाइनल नर्व भी इफेक्ट हो रही थी, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व पहले इफेक्ट होगी, फिर क्रेनियल नर्व, क्योंकि क्रेनियल नर्व ऊपर है ब्रेन में। तो क्रेनियल नर्व क्या देखने को मिलेगा, फेशियल वीकनेस, पेशेंट का फेस भी कमजोर पड़ जाएगा, जैसे कि बेल्स पाल्सी में ही होता है। फिर डिस्फेगिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है, खाने चबाने में प्रॉब्लम। डिप्लोपिया मतलब डबल विजन, ठीक है। डिस्फेगिया मतलब डिफिकल्टी इन swallowing, डिफिकल्टी इन swallowing, खाना निगलने में दिक्कत आना, डिफिकल्टी इन swallowing। फिर बात करें डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन, डबल विजन इज डिप्लोपिया। फिर बात करें डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, डिस्फेजिया, 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 डिस्फोनिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इसके अंदर कंडीशन क्रिएट हो जाएगी पेशेंट के अंदर, क्लियर है। डिस्फेनिया, डिस्फेजिया, ये क्या है, स्पीकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। डिप्लोपिया डबल विजन, डिस्फेगिया खाने में निगलने में दिक्कत और फेशियल वीकनेस, ठीक है। तो इसका मतलब साफ साफ है, आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि ये सब चीज़ें कौन सी क्रेनियल नर्व के कारण होती है। जो नॉर्मल ये फंक्शन होते हैं ये 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व को होते हैं। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गुलिन-बेयर सिंड्रोम में कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व इफेक्ट होती है, तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए स्टूडेंट, क्या जाना चाहिए, क्रेनियल नर्व नंबर थर्ड नहीं, थर्ड होता है मिलर फिशर सिंड्रोम, जो एक गुलिन-बेयर सिंड्रोम का टाइप है, ठीक है। क्या नाम है उसका, मिलर फिशर सिंड्रोम, FMFS। GBS का ही एक अपन ने टाइप पढ़ा था, जैसे अमन अफसान, और एक पढ़ा था अपन ने क्या पढ़ा, एक अपन ने पढ़ा MFS, जो कि बहुत ही रेयर था, रेयर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर तो कौन सी क्रेनियल नर्व नंबर थर्ड इफेक्ट होती है, जिसका नाम है ओकुलोमोटर। जबकि बात करें ओवरऑल GBS के अंदर, ठीक है, ओवरऑल बात करें गुलिन-बेयर सिंड्रोम की, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर जाएगा 7वें नंबर क्रेनियल नर्व। जो 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व है वो इफेक्ट होती है, उसका नाम है फेशियल नर्व, फेशियल नर्व, ठीक है। आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है। ये आपको कंफ्यूजन भी कर सकते हैं, इसलिए आपको रेगुलरली स्टडी, अपने स्टडी को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बार बार आप रिवीजन करें। आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, आप बार बार अपने वीडियोस को बार बार देखें, बार बार सुने, ठीक है, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता, याद नहीं हो जाता, अच्छे आपके मेमोरीज में सेट नहीं हो जाता। अपने क्या होता है, अपने को समझ में तो आ जाता है, बट अपने क्या प्रॉब्लम होती है, अपन उसको भूल जाते हैं। क्यों, वो सबकी प्रॉब्लम है। भूलना क्या है, एक प्रकृति का नेचर है। मैं भी भूलता हूँ और आप भी भूलते हैं, सब भूलते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, एक टाइम के बाद उसका रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि एक टाइम होता है फिक्स चीज़ का भूलने का, ठीक है। तो मुझे भी इसी तरह रिवीजन करना होता है, तो आपको भी रिवीजन ही करना है। आपको समझ में आ जाता है, बट आपकी प्रॉब्लम क्या हो, आप उसका रिवीजन नहीं करते टाइमली, इसलिए वीडियो को आप वापस देखें बार बार, ठीक है। तो गुलिन-बेयर सिंड्रोम के अंदर 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व इफेक्ट होती है और MFS के अंदर 3rd नंबर की। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इसलिए देखो, ये फेशियल वीकनेस, यहाँ फेस पे 7th क्रेनियल नर्व सप्लाई होती है। डिस्फेगिया खाने निगलने में भी हेल्प करती है 7th क्रेनियल नर्व। डिप्लोपिया, ये सारे किसके हैं, 7th क्रेनियल नर्व की ब्रांचेज होती हैं। कितनी होती हैं स्टूडेंट, फेशियल की 5 ब्रांच होती हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बेल्स पाल्सी, उसमें डिस्कस की थी। जो 7th क्रेनियल नर्व की उसकी 5 ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। एक तो टेम्पोरल ब्रांच होती है,
टेम्पोरल, ठीक है, जाइगोमेटिक, देन बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर एंड देन मार्जिन मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल। तो इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई कि इसकी ट्रिक क्या होती है, 10 जेब्रा बाइट माई काउ, कि 10 जेब्रा है जो मेरी काउ को क्या करते हैं, काट लेते हैं। ये क्या 5 ब्रांचेज है, और जहाँ जहाँ ये ब्रांचेस इनकी ब्रांच है तो वो पार्ट क्या हो जाएंगे, इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ इनकी ब्रांचेज आ रहे हैं वो पार्ट इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से अपन ने पढ़े मोटार साइन सिम्टम और क्रेनियल नर्व के साइन सिम्टम, इस तरह से इफेक्ट होता है। और अब बात आती है कि आप ये बोलोगे कि हमारे तो इतने साइन सिम्टम कैसे याद रहेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसे याद रहेंगे। इसलिए आपके लिए एक न्यूमोनिक है, इसके लिए भी PDF क्या बताया स्टूडेंट मैंने, PD कितने आएंगे 4 और F, ये क्या आपका एक न्यूमोनिक, ठीक है, क्रिएट किया गया है ताकि आप लोगों को इजीली याद हो जाए साइन सिम्टम। P मतलब पेरेस्थीसिया, क्या बताया स्टूडेंट, पेरेस्थीसिया। फिर बात करें D मतलब डिस्फोनिया या डिस्फेगिया, और बात करें डिस्फेजिया, बोलने में दिक्कत, इसमें G आ रहा है, इसमें S आएगा, ठीक है, बोलने में दिक्कत डिस्फेजिया, और डिस्फेगिया खाने में निगलने में दिक्कत। फिर डिसरिदीमिया, एबनॉर्मल हार्ट रेट, डिसरिदीमिया। देन बात करें डिप्लोपिया, डबल विजन, डिप्लोपिया, और देन फेशियल पैरालाइसिस, ठीक है। इस तरह से आप PDF आप काफ़ी नोट्स पढ़ते हैं, PDF की सहायता से MCQs वगैरह भी सोल्व करते हैं। तो PDF क्या एक न्यूमोनिक्स है जिसकी सहायता से आप गुइलेन-बेयर सिंड्रोम के साइन सिम्टम याद रख सकते हैं परमानेंट मेमोरी के अंदर, क्लियर है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे डायग्नोसिस की। भाई ऐसी कौन कौन सी जांचें करवाएं जिससे पेशेंट के अंदर अपने को पता लग जाए कि उसके पेशेंट की कौन सी कंडीशन है। स्टूडेंट्स, गुइलेन-बेयर सिंड्रोम है तो उसके लिए क्या करा सकते हैं, लंबर पंक्चर करा सकते हैं, ठीक है। लंबर पंक्चर करवाएंगे तो क्या क्या मिलेगा अपने को, CSF का अपन कर लेंगे, कल्चर कर लेंगे। तो CSF के अंदर क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन इंक्रीज देखने को मिलेगी। जो प्रोटीन है वो इंक्रीज होती है, और बाकी जो कंपोनेंट है CSF के, जैसे कि CSF की जो सेल है, ठीक है, CSF के अंदर जो ग्लूकोज है, ठीक है, और CSF का जो प्रेशर है, ये क्या होंगे, सारे नॉर्मल देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये नॉर्मल। और जबकि ये एक प्रोटीन है, जो प्रोटीन होती है CSF के अंदर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके अंदर ये बड़ी हुई मिलेगी प्रोटीन गुइलेन-बेयर सिंड्रोम के अंदर जब अपन लंबर पंक्चर करेंगे। तो ये फर्स्ट जांच तो ये होगी आपकी फर्स्ट डायग्नोसिस। और सेकंड नंबर का डायग्नोसिस अपन करवाएंगे इसके अंदर MRI से क्या पता चल जाएगा स्टूडेंट, डीमाइलिनेशन का पता चल जाएगा अपने को, क्योंकि ये डीमाइलिनेशन होता है ना इसमें। तो डीमाइलिनेशन का पता करने के लिए कि एक जोन के ऊपर क्या है, माइलिन शीथ है कि या नहीं है, तो डीमाइलिनेशन का पता करने के लिए अपन MRI करवाएंगे पेशेंट के अंदर। फिर नेक्स्ट बात करें एक जांच होती है, उसका नाम है anti-GM1 एंटीबॉडी, anti-GM1 एंटीबॉडी। और एक जांच का नाम है, एक डायग्नोसिस का नाम है anti-GQ1 एंटीबॉडी, क्लियर है। तो ये अपन ये थर्ड नंबर की और ये फोर्थ नंबर की। तो anti-GM एंटीबॉडी ये करवाते हैं गुइलेन-बेयर सिंड्रोम के लिए। गुइलेन-बेयर सिंड्रोम के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस
कौन सी है, किसके लिए, गुइलेन-बेयरहोफ सिंड्रोम के लिए। तो राइट आंसर आपका जाएगा एंटी-GM1 एंटीबॉडी। ये क्या है, एक एंटी गैंग्लियोनोसाइड एंटीबॉडी है। क्या है, एंटी गैंग्लियोनोसाइड एंटीबॉडी। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, किसके अंदर, जीबीएस के अंदर। जीबीएस के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट आप लोगों के एम्स के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस, एंटीडोट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम, मोस्ट कॉमन कोज, ये क्या होते हैं, अपने क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और बात करें एनक्लेक्स बेस के आते हैं तो वो नर्सिंग मैनेजमेंट के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आएगा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर गुइलेन-बेयर सिंड्रोम, एंटी-GM एंटीबॉडी आपको दिखे ऑप्शन, तो राइट आंसर। फिर बात करें एंटी-GQ1 एंटीबॉडी, ये करते हैं MFS के अंदर। अपन एक टाइप पढ़ा था जो रेयरेस्ट टाइप होता है, मिलर-फिशर सिंड्रोम। ठीक है, जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 3 को इफेक्ट कर रही थी। तो उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है उसका नाम है GQ एंटीबॉडी। क्लियर है। ये क्या है, अपने 4 डायग्नोसिस पढ़े, एक लंबर पंक्चर पढ़ा जिसके अंदर CSF देखेंगे तो उसके अंदर प्रोटीन बड़ी हुई मिलेगी। अपन MRI करवाएंगे डीमाइलिनेशन का पता करने के लिए, GBS का पता करने के लिए एंटी-GM1 एंटीबॉडी का पता करेंगे जो कि कैसी एक एंटी गैंग्लियोनोसाइडेज एंटीबॉडी है। वो क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, किसके अंदर, गुइलेन-बेयर सिंड्रोम के अंदर। फिर बात करें एंटी-GQ1 एंटीबॉडी जो कि मिलर-फिशर सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलती है। ये MFS के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। तो अपन ने इस तरह से पढ़े स्टूडेंट की जो डायग्नोसिस हैं। ठीक है, डायग्नोसिस कौन कौन से होते हैं अपने गुइलेन-बेयर सिंड्रोम के अंदर। फिर नेक्स्ट देखें, डायग्नोसिस के बाद में मैनेजमेंट की बात आती है। तो मैनेजमेंट के अंदर देखा जाएगा कि इसका किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है। इसके अंदर स्टूडेंट 2 मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके नाम क्या क्या है अभी देख लेते हैं। ये किसका इमेज शो है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइडेंटिफाई दिस इमेज। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एम्स के अंदर, जो इमेज बेस का आएगा। आपको इस इमेज को पहचानना है, ये कौन सी इमेज है। ये पेशेंट लेटा हुआ है, एक साइड में एक मशीन है, तो ये मशीन क्या है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स का नाम, आपका राइट आंसर क्या जाना चाहिए, वेरी सिंपल। ये यदि आपने टॉपिक पढ़ लिया तो आपके लिए सिंपल रहेगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोला जाता है प्लाज्मा फेरेसिस। आपने काफ़ी ये वर्ड सुना होगा, जो कोरोना वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए भी प्लाज्मा थेरेपी आपने सुना होगा। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी कराते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा फेरेसिस, ये मशीन का क्या नाम है, प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस, प्लाज्मा फेरेसिस क्या है कि मैनेजमेंट अपन एज है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो अपने प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी है। ठीक है, क्या है, एंटीबॉडी। अपन जैसे पढ़े ना, एंटी-GM1 एंटीबॉडी, एंटी-GQ एंटीबॉडी, Q1 एंटीबॉडी। तो इन एंटीबॉडीज को क्या करता है, प्लाज्मा से, ये मशीन क्या करती है, प्लाज्मा क्या होता है अपने ब्लड के अंदर 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% क्या होती है, ब्लड कार्पसल, जिसके अंदर RBC, WBC और अपनी प्लेटिलेट, ये किसके अंदर आते हैं, ब्लड कार्पसल्स के अंदर तीनों। और ये जो बाकी एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, फिब्रिनोजन जो प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, वो 55% होता है, किसके अंदर आता है स्टूडेंट, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा कितना होता है, 55%। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि क्या कर रही है, अपने न्यूरॉन्स के ऊपर, जो एक्सोन के ऊपर जो माइलिन शीट है उसको डिस्ट्रैक्ट करने वाली एंटीबॉडीज, जिनका नाम एंटी-GM1 एंटीबॉडी और एंटी-GQ1 एंटीबॉडी है, उनको क्या करेंगे, प्लाज्मा से बाहर निकाल देंगे। कौन करेगी ये काम, मशीन करेगी ये, जिसका नाम प्लाज्मा फेरेसिस है। इससे प्लाज्मा से एंटीबॉडी को बाहर निकालेगी और पेशेंट के अंदर वापस प्लाज्मा भेज देगी। ठीक है क्या, तो जिससे कि पेशेंट के जो एक्सोन है वो एंटीबॉडी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। उन एंटीबॉडी को बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है, ये मशीन कर रही है। उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है। फिर बात करें
नेक्स्ट इसके अंदर बात करें कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। आपसे मैनेजमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ड्रग ऑफ चॉइस, तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए IV इम्यूनोग्लोबुलिन। IV इम्यूनोग्लोबुलिन ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। किसके अंदर, गुइलेन-बेयर सिंड्रोम के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस। GBS अपना टॉपिक GBS ही चल रहा है। स्टूडेंट अपना अटेंशन रखा करो, फोकस रखा करो अपने वीडियो के अंदर कि किसका अपन बात किसकी कर रहे हैं, गुइलेन-बेयर सिंड्रोम की कर रहे हैं। उसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है कौन सी है, IV इम्यूनोग्लोबुलिन। ये दोनों प्रोसेस है, एक तो प्लाज्माफेरेसिस ये मैंने बताया, प्लाज्माफेरेसिस और IV इम्यूनोग्लोबुलिन, ये दोनों क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट है दोनों इसके अंदर, ठीक है। किसके अंदर, GBS के अंदर दोनों मैनेजमेंट होते हैं, जिसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस ये है, ठीक है। बट दोनों की जो एफिकेसी है वो ओवरऑल इक्वल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्लाज्माफेरेसिस कराने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता होगा पेशेंट को या IV इम्यूनोग्लोबुलिन देने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता होगा। दोनों की जो एफिकेसी है वो बिल्कुल इक्वल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्लाज्माफेरेसिस से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, IV इम्यूनोग्लोबुलिन से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यदि आपको ड्रग पूछा जाए, जो ड्रग ऑफ चॉइस यदि आए तो आपको राइट करके आना है IV इम्यूनोग्लोबुलिन। फिर नेक्स्ट बात करें अपन रेस्पिरेटरी सपोर्ट इज द टॉप नर्सिंग प्रायोरिटी। अब आपके ये क्या हो गए पॉइंट्स हैं गुइलेन-बेयर सिंड्रोम से रिलेटेड और गुइलेन-बेयर सिंड्रोम में बार बार कंफ्यूज करने वाले ऐसे पॉइंट जिसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक अपन ने पढ़ लिया जो ओवरऑल मैटर था वो अपन ने पढ़ लिया, डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिए, कोज पढ़ लिया, डायग्नोसिस पढ़ लिया, मैनेजमेंट पढ़ लिया। अब नर्सिंग एनक्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपको MCQ सोल्व करना है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सपोर्ट इज द टॉप नर्सिंग प्रायोरिटी बिकॉज इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। अपन ने पढ़ लिया, ये चीज़ क्लियर कर लिया अपन ने पहले कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, GBS के अंदर रेस्पिरेटरी फेलियर था। तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना ही नर्सिंग की क्या है, टॉप प्रायोरिटी है। क्योंकि अपन जब मेस्लो हियरार्की पढ़ते हैं एनक्लस के अंदर क्या है, मेस्लो हियरार्की के बेस पे ही क्या होता है स्टूडेंट, अपने को प्रायोरिटी रखनी होती है नर्सिंग केयर की, ठीक है। तो मेस्लो हियरार्की के 5 पॉइंट होते हैं। तो नीचे वाला जो फर्स्ट पॉइंट आता है ये पूछा गया था किसके अंदर, अभी एम्स पटना के अंदर, एम्स ऋषिकेश के अंदर पूछा गया 2020 के अंदर कि जो नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट है मेस्लो हियरार्की में जो फर्स्ट है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड। क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड, जिसके अंदर फूड, सेक्स, एयर, O2, ठीक है, स्लीप, ठीक है, और एलिमिनेशन करना, ठीक है। ये क्या है, किसी भी पर्सन के वो होते हैं प्राइमरी, ठीक है। जब तक इस लेवल पे नहीं पहुंचेगा वो अगले वाले लेवल पे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो बात करें रेस्पिरेटरी सपोर्ट इज द टॉप नर्सिंग प्रायोरिटी बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि रेस्पिरेटरी सपोर्ट GBS के अंदर क्या है, टॉप नर्सिंग प्रायोरिटी, आपको रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट की पोजीशन का ध्यान रख सकते हैं। एक तो पोजीशन कैसी देनी होती है, सेमी फाउलर। जो रेस्पिरेटरी जितनी भी कंडीशन है उसके अंदर सेमी फाउलर पोजीशन देनी है, ठीक है। पेशेंट को 45 डिग्री पे लेटाना है, ठीक है। उससे क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, आप पूछोगे ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि जो लंग्स है वो एक्सपांड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। उस वजह से क्या होगा, जो एयर बाहर की है वो अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो लंग्स का एक्सपांड होगा सेमी फाउलर पोजीशन में, फाउलर पोजीशन में, उस वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत कम हो जाएगी। फिर बात करें IV इम्यूनोग्लोबुलिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी फॉर टू डिक्रीज ऑटो एंटीबॉडी, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया, ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ ली है। IV इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, किसके अंदर, गुइलेन-बेयर सिंड्रोम के अंदर। फिर बात करें यदि पेशेंट के अंदर क्या देते हैं अपन, लंबे समय तक यदि वो उसके अंदर क्या वीकनेस है मसल्स के अंदर, तो वो एक्टिविटी नहीं करेगा और पेशेंट बेड रिडन हो जाएगा। जब भी पेशेंट बेड रिडन हो जाता है तो उसके अंदर डीप विनस थ्रोम्बोसिस बनने के चांसेस हो जाते हैं। डीप विनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है, जो ब्लड वेन्स हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा, क्लोट बन जाएगा, ठीक है, दो डीप विनस थ्रोम्बोसिस। तो उसके लिए क्या देने पड़ेगा, एक हेपेरिन देते हैं, एंटीकोगुलेंट है हेपेरिन। हेपेरिन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। इसका एंटीडोट पूछा जाता है, अगर हेपेरिन का एंटीडोट पूछा जाए तो आपको राइट आंसर करके आना है क्या, प्रोटामीन सल्फेट।
ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी ये रिसेंटली में 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, एम्स के अंदर। ये जनरल क्वेश्चन है स्टूडेंट, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेपेरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट जब ओवरडोज हो जाए। और ये किसके लिए लेते हैं अपन? डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये ऐसी कंडीशन है, इनके अंदर क्या है, क्लोट को तोड़ने के लिए, ठीक है, एंटीकोगुलेंट कोगुलेशन होने से रोकने के लिए हेपेरिन अपन देते हैं। ये क्या है? एक एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट, कोएगुलेंट। इसको ओरली नहीं देते हैं, इसको कैसे देते हैं स्टूडेंट? आईवी। कैसे देते हैं? आईवी रूट से देते हैं। और ओरल रूट से देते हैं, उसको बोलते हैं वारफेरिन। क्या बोलते हैं? वारफेरिन। और उसका जो एंटीडोट है वो क्या नाम है? विटामिन के। फिर नेक्स्ट बात करें, असेंडिंग पैरालिसिस किसके अंदर देखने को मिलता है? जीबीएस के अंदर। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व इफेक्ट होती है। फिर नेक्स्ट बात करें, आपके लिए ये कंफ्यूजेबल पॉइंट है, आपको ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा कंफ्यूज करने के लिए कि डिसेंडिंग पैरालिसिस, तो आपको क्या समझना है किसमें देखने को मिलता है? ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है। और उसके अंदर कौन सा इफेक्ट होता है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर इफेक्ट होता है, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की अपन बात करते हैं। फिर बात करें लैरमिट साइन किसमें देखने को मिलता है? आपको ऑप्शन में जीबीएस देखने को मिलेगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो आपका राइट आंसर क्या जाना चाहिए? मल्टीपल स्क्लेरोसिस जाना चाहिए, ठीक है। लैरमिट साइन में क्या होता है? इसको बार्बर चेयर साइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्बर चेयर साइन। उसके अंदर पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है जब वो नेक को फ्लैक्स और एक्सटेंड करता है। फिर नेक्स्ट बात करें, पॉजिटिव एजेंट क्या है जीबीएस के अंदर? ये अपन ने पढ़ लिया, ये डायरेक्ट पॉइंट्स है आपके लिए, ठीक है। आप लास्ट एग्जाम टाइम में इसको रिमेम्बराइज करके जाएं। कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी क्या है? पॉजिटिव एजेंट है, मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट है बैक्टीरिया किसके अंदर? जीबीएस के अंदर, ठीक है। इस तरह से अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सम वैक्सीन कोज जीबीएस। ऐसी कुछ वैक्सीन भी हैं जो क्या करती हैं? गुलिन-बेयर सिंड्रोम कर देती है स्टूडेंट, जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, मेनिंजोकोकल वैक्सीन, पोलियो वायरस वैक्सीन और रेबीज वैक्सीन, ठीक है। आपको यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कि क्या करती हैं? गुलिन-बेयर सिंड्रोम करती हैं, ठीक है, गुलिन-बेयर सिंड्रोम करती है, ऐसी वैक्सीन का नाम बताएं। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, मेनिंजोकोकल वैक्सीन और पोलियो वायरस वैक्सीन। फिर बात करें रोटा वायरस वैक्सीन क्या करती है? आपको यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर यदि ये आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, इसलिए आपको ये वर्ड रखा गया है समझाने के लिए कि रोटा वायरस वैक्सीन लगता है, ओरली देते हैं 5 ड्रॉप, ठीक है, अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर है रोटा वैक्सीन, ठीक है, जो कि ओरली दी जाती है और 5 ड्रॉप दी जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से जब ये रोटा वायरस हो जाता है, इसकी वजह से डायरिया देखने को मिलता है 5 साल से छोटे बच्चों के अंदर। रोटा वायरस के कारण क्या होता है स्टूडेंट? डायरिया होता है। और इस रोटा वायरस के कारण एक कंडीशन डेवलप हो जाती है बच्चों के अंदर, उसका नाम है इंटोससेप्शन। क्या नाम है? इंटोससेप्शन। और इसको बोलते हैं स्टूडेंट टेलीस्कोपिंग, टेलीस्कोपिंग, ठीक है। टेलीस्कोप मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट में दस जाना, और खां वाले पार्ट में होता है इलियोसिकल वाले पार्ट में ये देखने को मिलता है। इलियोसिकम होता है, ठीक है, जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये सिकम वाला पार्ट और ये इलियम इसके अंदर इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से। तो ये इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग ऑफ इलियोसिकल वाल, वो होता है इंटोससेप्शन, ठीक है। और इसके अंदर बात करें तो कैसा स्टूल देखने को मिलेगा इसके अंदर? करंट जेली लाइक स्टूल इसके अंदर देखने को मिलता है। कैसा? करंट जेली। करंट मतलब होता है रेड कलर, करंट जेली लाइक स्टूल किसके अंदर? इंटोससेप्शन के अंदर, ठीक है। तो ये कौन सी वैक्सीन के कारण होता है इंटोससेप्शन, ये पूछा जाएगा, तो रोटा वैक्सीन आपका राइट आंसर जाना चाहिए। और जीबीएस मोस्टली आ जाए, जीबीएस कौन सी वैक्सीन के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, मेनिंजोकोकल वैक्सीन, पोलियो वायरस वैक्सीन और रेबीज वैक्सीन, ठीक है। फिर बात करें साइन सिम्टम ऑफ जीबीएस। जीबीएस के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं अपन ने पढ़ लिए, और कुछ ये भी हैं, सोर थ्रोट, गले में खराश, ठीक है, क्योंकि फेरिंग्स तक पहुंच जाएगा, नीचे से स्टार्ट होगा असेंडिंग ऑर्डर में, और वो नेक तक जब पहुंच जाएगा तो गले में सोर थ्रोट की शिकायत लेके पेशेंट आएगा। मसल मांसपेशियों में टेंडरनेस रहती है और आर्म में वीकनेस, क्योंकि अपन ने बात की ट्रंक पे पहुंचेगा, फिर आर्म पे, फिर नेक पे, ठीक है। तो ये साइन सिम्टम शो होंगे ऑब्वियसली। फिर बात करें मोस्ट चिल्ड्रन
विद सोर थ्रोट, जो सोर थ्रोट के साथ आते हैं, गले में खराश लेके आते हैं, इस तकलीफ के साथ आते हैं बच्चे, हैव सम डिफिकल्टी सोलोइंग, भाई उनको निगलने में भी दिक्कत आएगी। और अपन ने पीडीएफ एक न्यूमोनिक पढ़ा था जीबीएस के अंदर, जिसके अंदर डी का मतलब था डिस्फेगिया, डिस्फेगिया मतलब डिफिकल्टी इन सोलोइंग। तो जो बच्चे खाने में निगलने में दिक्कत आ रही है वो इस शिकायत के साथ भी आएंगे कि गले में क्या होती है, खराश, सोर थ्रोट रहता है। So it is the most important for the nurse to determine the extent of difficulty to aid in determining what is। तो नर्स का क्या एक्शन है, नर्स का एक्शन है कि कितनी डिफिकल्टी आती है, कि ठीक है, उस नर्स को क्या एक्शन रहेगा कि आपको भोजन को निगलने में कितनी दिक्कत आती है। ज़्यादा दिक्कत आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक्शन लेना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि इसके कारण फिर क्या हो सकता है, ज़्यादा डिफिकल्टी होगी तो वो खाना फूड पाइप में जाके विंड पाइप जैसे कि ट्रेकिया उसके अंदर चले जाएगा और पेशेंट के अंदर एस्पायरेशन के चांसेस हो जाएंगे, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। फिर बात करें आफ्टर डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ डिफिकल्टी, जब नर्स पता कर लेगी कि पेशेंट को कितनी डिफिकल्टी हो रही निगलने में, द नर्स कैन ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपोजर टू इलनेस। तो फिर नर्स का क्या एक्शन होगा कि वो पूछेगी, बच्चे से पूछेगी कि आपको कितना समय हो गया बच्चे कि आपके सोर थ्रोट हो रहा है। ठीक है, तो वो यूजुअली शिकायत करेगा 1 to 4 वीक्स की, क्योंकि अपन ने बात की थी स्टार्टिंग में कि जो कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी जो इन्फेक्शन होता है वो क्या करता है, 1 से 4 वीक तक जीआई और रेस्पिरेटरी से रिलेटेड साइन सिम्टम शो करता है। ठीक है, बाद में उसके अंदर जीबीएस पैरालाइसिस की कंडीशन बाद में स्टार्ट होती है। फिर बात करें जीबीएस अकर 1 to 4 वीक आफ्टर जीआई इन्फेक्शन, जीआई इन्फेक्शन के 1 to 4 वीक बाद स्टार्ट होता है। जैसे कि जीआई इन्फेक्शन में अपन ने बात करी थी, क्या देखने को मिलेगा, डिसेंट्री, डिसेंट्री की अपन ने बात कर ली कि डिसेंट्री देखने को मिलती है। डिसेंट्री क्या होता है, म्यूकस, ब्लड और स्टूल, ये देखने को मिलता है स्टूल डिसेंट्री के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट लाइन कह रही है रेस्पिरेटरी सपोर्ट इज द टॉप नर्सिंग प्रायोरिटी बिकॉज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये अपना रिपीट हो गया है, ये पॉइंट सेम है कि रेस्पिरेटरी सपोर्ट इज द टॉप नर्सिंग प्रायोरिटी, तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज, अपन ने पढ़ा था एप्स्टीन बार वायरस, क्योंकि आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन कर सकता है। जीबीएस का मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाएगा तो उसमें चांस है, ज़्यादा चांस है कि ऑप्शन में एप्स्टीन बार वायरस भी आपको देखने को मिलेगा और कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी भी। तो आपको राइट आंसर क्या करके आना है जीबीएस के लिए, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। और जबकि एप्स्टीन बार वायरस जो कि HSV टाइप 4 है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर स्टूडेंट। फिर बात करें ओटो फिनोमिना, ये भी किसके अंदर है, जीबीएस के अंदर नहीं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। ठीक है, लैरमिट साइन हो गया। फिर बात करें सीन इन MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर, ये सब अपने डिस्कस कर लिया कि नेक को फ्लैक्स एक्सटेंड करता है जब पेशेंट क्या होता है, पेन होता है, सीवियर नेक पेन होता है। ठीक है, ये अपन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में अपन डिस्कस कर लिया। तो आप ये यहाँ पे पढ़ लोगे, इसके साथ डिफ्रेंशिएट कर लोगे। ठीक है, तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% गलत नहीं होगा। फिर बात करें इन गुएलेन-बेयर सिंड्रोम प्रोग्रेसिव असेंडिंग पैरालिसिस अकर, कैसा होता है, प्रोग्रेसिवली असेंडिंग होता है, ये अपन ने पढ़ लिया। फिर बात करें देयर फॉर द नर्स टू असेस, नर्स क्या करेगी, द चाइल्ड मसल स्ट्रेंथ चेक करेगी बायलेटरली, दोनों तरफ, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल पैरालिसिस देखने को मिलता है। क्या पढ़ते हैं अपन कि गुएलेन-बेयर सिंड्रोम के अंदर सिमेट्रिकल मतलब दोनों हाथों के अंदर एक साथ आएगा पैरालिसिस, ऐसे नहीं कि पहले एक हाथ के अंदर पैरालिसिस कंडीशन हो रही है फिर नेक्स्ट के अंदर, ऐसे नहीं, सिमेट्रिकल। इसलिए बायलेटरली मसल स्ट्रेंथ चेक करना क्या है, नर्सिंग का क्या है, नर्सिंग का एक्शन है। ठीक है, सो टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ इलनेस, जिससे कि नर्स क्या पता कर लेगी ये डिजीज कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, ज़्यादा तेज कर रही है, फास्ट कर रही है, कितना इसका इफेक्ट हो चुका है डिजीज का, तो इस चीज़ का पता करने के लिए बायलेटरली मसल का स्ट्रेंथ का चेक करेगी कौन, नर्स। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट है इसके अंदर कोज अपन ने पढ़ लिया स्टूडेंट, साइन सिम्टम अपन ने पढ़ लिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपने हो गए। डायग्नोसिस अपने हो गए थे और लास्ट में वैक्सीन का अपन ने पढ़ लिया स्टूडेंट।
वैक्सीन का पढ़ लिया, और ये भी अपने नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन ने पढ़ा, अच्छे से क्लियर किया। फिर नेक्स्ट बात करें अब, नेक्स्ट बात करें इन ए चाइल्ड विद गुलेनबेरी सिंड्रोम डिक्रीज वॉल्यूम एंड क्लियरिटी स्पीच, की जो क्लियरिटी की जो स्पीच की है, क्योंकि इसके अंदर डिस्फेजिया देखने को मिल रहा था। क्या देखने को मिल रहा था? डिस्फेजिया इन ए चाइल्ड विद गुलेनबेरी सिंड्रोम। जिन बच्चों के गुलेनबेरी सिंड्रोम है उनके अंदर क्या होता है? डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड क्लियरिटी ऑफ स्पीच। स्पीच की जो साउंड होती है, लाउडनेस होती है, वो भी क्या होती है? कम हो जाती है, और क्लियर भी नहीं आती है, क्योंकि जो फेरिंग्स की जो मसल्स है उनके अंदर भी वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ क्या बढ़ रही है? वीकनेस बढ़ रही है स्टूडेंट, जिसकी वजह से फेरिंग्स की मसल भी वीक हो जाएगी। उस वजह से पेशेंट बोलने में लाउड कम हो जाएगी साउंड, और सही नहीं बोलेगा, साफ नहीं बोलेगा। एंड डिक्रीज एबिलिटी टू कफ वॉलेंट्री, वो खुद से खांस भी नहीं पाएगा, ठीक है। उस वजह से वो कफ क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा फेरिंग्स के अंदर, क्योंकि फेरिंग्स मसल्स जो होती हैं जब अपन कफिंग करते हैं तो अपने को हेल्प करती है कफ करने में। तो अब पेशेंट का क्या है? वीक हो गई फेस, यहाँ की नेक वाली मसल्स, तो वो कफ भी नहीं कर पाएगा। वो कफ क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, और इंडिकेट असेंडिंग प्रोग्रेस ऑफ न्यूरल इन्फ्लामेशन स्पेशली अफेक्टिंग द। तो ये चीज़ किसको इंडिकेट कर रही है कि प्रोग्रेस कर चुकी है प्रॉब्लम, और किसको इफेक्ट कर चुकी है? क्रेनियल नर्व। यदि ये चीज़ यदि पेशेंट के अंदर दिखाई दे जाए, कौन सी चीज़? कि उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है? वो अच्छे से कफ नहीं कर पा रहा है, उसकी वॉइस की जो स्पीच की क्लियरिटी है वो नहीं है, उसकी वॉल्यूम भी कम हो गई है बोलने की। तो इससे क्या समझेगी नर्स? ठीक है, जब नर्स के पास एक GBS का पेशेंट आया, उसने बोला कि मेरी उसको देख के, उसकी आवाज़ सुन के आपको पता लग जाएगा कि आवाज़ में क्लियरिटी नहीं है, वॉल्यूम में कमी है, और पेशेंट कफिंग भी नहीं कर पा रहा है। तो आपको नर्स को क्या समझना है कि इसके अंदर असेंडिंग पैरालिसिस बढ़ चुका है, और कहाँ तक पहुँच चुका है? वो क्रेनियल नर्व तक पहुंच चुका है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि स्टार्टिंग में कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की GBS प्रॉब्लम है, जिसके अंदर क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व इफेक्ट होती है। तो स्पाइनल नर्व इसके अंदर पहले इफेक्ट होती है, बाद में क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व तक जब इसका प्रोग्रेस हो जाएगी ये डिजीज, तो खांसने में दिक्कत और बोलने में दिक्कत आ जाएगी। फिर बात करें इन्फ्लामेशन ऑफ द लेरिंग्स एंड एपिग्लोटिस इज इन मैनिफेस्टेड बाय होरिसनेस एंड स्टेरोइड एंड डिज्निया। जब ये इन्फ्लामेशन, ठीक है, न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन हो रहा है इसके अंदर, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो रहा है, असेंडिंग पैरालिसिस। अब वो लेरिंग्स तक पहुंच जाएगा, लेरिंग्स भी नेक वाले रीजन में, एपिग्लोटिस भी है, ठीक है। तो जब ये इफेक्ट हो जाएंगे पेशेंट के अंदर, लेरिंग्स और एपिग्लोटाइटिस, तो पेशेंट की क्या बोलेगा? कैसी आवाज़ आएगी? होरिसनेस साउंड हो जाएगी। जैसे घोड़े की आवाज़ होती है ना, वैसी वाली साउंड को क्या बोलते हैं? होरिसनेस बोलते हैं। जब लेरिंग्स का कैंसर होता है, उसके अंदर भी जो मोस्ट साइन सिम्टम आपको पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कैसी साउंड देखने को मिलती है? होरिसनेस ऑफ वॉइस। किस में देखने को मिलता है? जब लेरिंग्स का कैंसर हो जाए। जब भी लेरिंग्स इफेक्ट होता है किसी भी डिजीज कंडीशन के कारण, तो होरिसनेस वॉइस प्रोड्यूस होती है, और स्टीरिडोर हो जाए, घरघराहट होगी, और डिज्निया, सांस लेने में दिक्कत। तो ये यदि देखने को मिल रहा है पेशेंट के अंदर, तो आपको क्या समझना है कि पेशेंट का लेरिंग्स और एपिग्लोटिस क्या हो रहा है? इफेक्ट हो चुका है। एपिग्लोटिस क्या करता है? लेरिंग्स तो क्या है? वॉइस बॉक्स है, जो कि अपने को बोलने में हेल्प करता है, वॉइस बॉक्स है ये, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करता है। और जबकि एपिग्लोटाइटिस क्या करती है? क्या करता है? प्रिवेंट करता है, खाने को किस में ना जाए? रेस्पिरेटरी रूट में नहीं जाए, और खाना किस में जाए? अपनी जगह फूड पाइप में जाए। ये कौन करता है? एपिग्लोटिस एक ढक्कन की तरह कार्य करता है, जो कि ग्लोटिस पे होता है, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे वजह से फूड जो है किस में एंटर नहीं कर पाए? रेस्पिरेटरी ट्रेकिया के अंदर। फिर बात करें इरिटेबिलिटी, बिहेवियर चेंजेस, जैसे कि हेडेक एंड वोमिटिंग आर कॉमन साइन ऑफ इंक्रीज ICP इन स्कूल एज चिल्ड्रन। जो स्कूल एज के चिल्ड्रंस है, फिर क्रेनियल नर्व इफेक्ट हो जाएगी, तो पेशेंट के अंदर ICP भी बढ़ने लग जाएगा। तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, हेडेक, इरिटेबिलिटी, ठीक है, वोमिटिंग। ये क्या होते हैं? जो चाइल्ड होते हैं, यदि आपको ICP का साइन सिम्टम पूछ लिया जाए, और उसमें यह पूछ लिया जाए कि इन्फेंट में क्या हेडेक देखने को मिलेगा जब ICP होगा? हेडेक होता तो है, पर इन्फेंट जानता नहीं है हेडेक क्या होता है, वो बता ही नहीं पाएगा, ठीक है, कि मेरे हेडेक हो रहा है, ठीक है। जबकि चिल्ड्रन क्या होते हैं? चाइल्ड क्या बता देता है, बोल सकता है कि मेरे क्या हो रहा है? हेडेक हो रहा है। वो समझता है इस चीज़ को कि हेडेक ऐसे होता है, ठीक है। तो हेडेक इन्फेंट में भी होता है, पर वो बता नहीं पाता, ठीक है। तो चाइल्ड के अंदर क्या होता है? हेडेक
इरिटेबिलिटी और वोमिटिंग क्या होता है, आईसीपी, जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना होता है, 5 से 15 mm ऑफ एच जी क्या होता है, नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है। ये हर एग्जाम में नॉर्मली देखा जाता है। ये आपसे पूछ लेगा नॉर्मल आईसीपी कितना होता है। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट बात करें कि एन इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न कॉज्ड बाय द असेंडिंग पैरालिसिस ऑफ द डिसऑर्डर इंटरफेयर द चाइल्ड एबिलिटी टू मेंटेन एडुकेट ऑक्सीजन सप्लाई। ये लाइन ये कहना चाह रही है कि इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न हो जाएगा कॉज्ड बाय असेंडिंग पैरालिसिस की वजह से, इसलिए इसके अंदर रेस्पिरेटरी सपोर्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि इसके अंदर असेंडिंग पैरालिसिस की वजह से ब्रीदिंग पैटर्न कैसा हो रहा है, इनइफेक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर अपने को ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन करके रखनी है, तो ये नर्सिंग की क्या है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। फिर बात करें ऑक्सीजन इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, क्लियर है। फिर बात करें इन जीबीएस टर्निंग द चाइल्ड स्लोली एंड जेंटली फ्रॉम साइड टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। जो गुलिन-बेयर सिंड्रोम का जो बच्चा है उसकी टाइमली साइड टू साइड पोजीशन चेंज कराना जरूरी है, ताकि लंग का एक्सपांड हो, उसके सांस लेने में दिक्कत नहीं आए। साइड टू साइड मूवमेंट कराने से क्या होगा, उसकी एक्टिविटी रहेगी और सांस लेने में दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन जीबीएस गुलिन-बेयर सिंड्रोम का जो चाइल्ड है उसके अंदर क्या करना है, टर्निंग करना है, उस बच्चे को साइड टू साइड, ऐसे साइड टू साइड क्या करना है, मूवमेंट करवाना है, ताकि रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, सीक्रेशंस जो हैं वो एक जगह इकट्ठे नहीं हो, हिले और बाहर निकले, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द क्लाइंट विद जीबीएस इज एट रिस्क फॉर रेस्पिरेटरी फेलियर, के लिए रिस्क है बिकॉज ऑफ असेंडिंग पैरालिसिस, सो इंट्यूबेशन ट्रे शुड बी अवेलेबल फॉर यूज। तो इसलिए नर्सिंग एक्शन एक तो मैंने आपको बताया था कि फाउलर सेमी फाउलर पोजीशन देनी चाहिए, बच्चे को साइड टू साइड मूवमेंट कराना चाहिए रेस्पिरेटरी फेलियर को रोकने के लिए, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए, और क्या करना चाहिए, इंट्यूबेशन ट्रे, एंडोट्रेकियल ट्यूब भी पास में रखनी है स्टूडेंट, क्योंकि कब सांस बंद हो जाए पता नहीं है, इसलिए इटी ट्यूब डालना होता है। क्या डालना होता है, इसलिए इंट्यूबेशन जो ट्रे होती है, इंट्यूबेशन ट्रे में क्या क्या सामान होगा स्टूडेंट, एक तो आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब होगी, ठीक है, गाइड वायर होगा, ठीक है, गाइड वायर की सहायता से, और क्या होगा, लेरिंजोस्कोप होगा, ठीक है, लेरिंजोस्कोप होगा, एम्बू बैग होगा, एंडोट्रेकियल ट्यूब होगी, सिरिंज होगी जिसके अंदर एयर फिल करनी है और पुश करना है जिससे फिक्स हो जाएगा एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो ये सब सामान क्या होते हैं, जरूरी है, जो कि इंट्यूबेशन ट्यूब में होंगे, ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब जिसको बोलते हैं, ठीक है। टंग डिप्रेसर होना चाहिए, ठीक है, लेरिंजोस्कोप होना चाहिए, ये सब क्या होते हैं, इंट्यूबेशन ट्रे में होना चाहिए। जब भी कोई रेस्पिरेटरी वाली प्रॉब्लम होती है सीवियर, तो उनके अंदर हमेशा इंट्यूबेशन ट्रे हमेशा पास में होनी चाहिए पेशेंट के, ठीक है, क्लियर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये सभी एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि आप एनक्लेक्स के क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं जीबीएस से रिलेटेड, तो आपको ये समझना बेसिकली बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नर्सिंग एक्शन यही है, ठीक है। आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप आईवी इम्यूनोग्लोबिन प्रिस्क्राइब्स कर दो, नहीं, आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो तो वन लाइन के क्वेश्चन आएंगे, बट ये क्या आएंगे, थोड़े घुमा के आएंगे। आपसे पूछा जाएगा एक बच्चा है, उसके ये डिफ़िकल्टी हो रही है, तो नर्सिंग एक्शन क्या हुआ, तो यदि ये आपका पढ़ा हुआ है, क्लियर है, तो आप अच्छे से इजीली सोल्व कर देंगे। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, द क्लाइंट विद गुलिन-बेयर सिंड्रोम एक्सपीरियंसिंग फियर एंड एंजाइटी फ्रॉम द असेंडिंग पैरालिसिस एंड सडन ऑनसेट ऑफ द डिसऑर्डर। तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ये जो बच्चे होते हैं गुलिन-बेयर सिंड्रोम के अंदर, उनके अंदर फियर और एंजाइटी वाली कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। कैसी कंडीशन, फियर, उनको डर लगने लग जाता है कि मेरे हाथ पैरों में अचानक क्या हो गया, मैं पैरालिसिस हो गया, काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको एंजाइटी हो जाएगी कि आगे जाके मेरा क्या होगा, तो ये वाली कंडीशन भी देखने को मिलता है। तो नर्स का क्या हो जाएगा, नर्स का क्या एक्शन है, जब पेशेंट घबरा जाता है किसी बीमारी से सुन के कि मेरे तो हाथ पैर में कमजोरी आ गई, अब मेरा क्या होगा, तो नर्स का क्या एक्शन है, द नर्स कैन एलिवेट द फियर, वो फियर को दूर करे, उसको समझाए, उसकी काउंसलिंग करे बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एक सही इन्फॉर्मेशन दे अबाउट द क्लाइंट कंडीशन के रिगार्डिंग, कि आपके क्या कंडीशन है उसके रिगार्डिंग उसको सही इन्फॉर्मेशन देनी है, गिविंग एक्सपर्ट केयर, और अच्छी एक्सपर्ट केयर देनी है, ठीक है, एंड पॉजिटिव फीडबैक टू द क्लाइंट, और पॉजिटिव फीडबैक देना है और एनकरेज करना है उसको रिलैक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन और रिलैक्सेशन, ताकि
वो उसको उसके अंदर कोई भी एंजाइटी कंडीशन, फियर कंडीशन डेवलप नहीं हो, इसलिए पेशेंट को रिलैक्स रखना है, उसको सही इन्फॉर्मेशन देनी है, उसकी अच्छी केयर करनी है, जिससे कि क्या है पेशेंट का फियर और एंजाइटी दूर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें GBS इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ अननोन ओरिजिन दैट इन्वॉल्व्स क्रेनियल एंड पेरिफेरल नर्व्स। ये अपन ने बात कर ली, ये एक अननोन कॉज भी है कि कई बार इसका क्या है कुछ पता भी नहीं होता है, कि अपन ने पढ़ा है तो मोस्ट कॉमन कॉज कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी है, बट कई टाइम ऐसा होता है समटाइम्स की कॉज पता भी नहीं होता है। तो ठीक है, तो GBS क्या है, जो क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ अननोन ओरिजिन दैट इन्वॉल्व्स क्या क्रेनियल नर्व्स है और पेरिफेरल नर्व, जैसे कि स्पाइनल नर्व इफेक्ट है। मेनी क्लाइंट रिपोर्ट हिस्ट्री ऑफ, जो कौन सी हिस्ट्री के साथ आते हैं, हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी और GI इन्फेक्शन इन 1 to 4 वीक बिफोर द ऑनसेट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वीकनेस हो गई, पैरालिसिस हो गया, जब पेशेंट आता है आपके पास तो 1 से 4 वीक पहले उसके अंदर क्या होता है, GI और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही होती है, हिस्ट्री के साथ आएगा। ये अपन ने डिस्कस कर